उसकी बातों से तो इंदिरा के बयान की पुष्टि होती है। इंस्पेक्टर ने प्रश्नात्मक दृष्टि से उसे घूरा। तुम उससे बातें कर चुके हो? हाँ, इंदिरा और मालती का एक आदमी को लेकर जो इंदिरा का चहेता था, आपस में झगड़ा हुआ था। वह आदमी मालती से मिलने आया था, लेकिन इंदिरा की वहाँ मौजूदगी की जानकारी उसे नहीं थी। उस आदमी के जाने के बाद दोनों का झगड़ा हुआ और मालती इस बात के लिए रजामंद नजर आने लगी कि वह इंदिरा के चहेते से कोई वास्ता नहीं रखेगी। तो निशा यह सोचकर कि उसकी मौजूदगी में वे खुलकर बातें नहीं कर सकेंगी और उनमें सुलह नहीं हो पाएगी, करीब 10 बजे वहाँ से चली गई थी। तुमने निशा का पता कैसे लगाया? टेलीफोन डायरेक्टरी के जरिए। हमने भी डायरेक्टरी से पता लगाकर उससे संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन सारी रात उसके फ़ोन की घंटी ही बजती रही थी। वह अपने घर पर नहीं, मेरे साथ थी। इस तरह तो सारा किस्सा ही निमट गया। इंस्पेक्टर गहरी सांस लेकर बोला, जबकि मुझे उम्मीद थी निशा की कहानी उस बयान की पुष्टि नहीं कर सकेगी जो वकील रणधीर बकौल इंदिरा ने मरने से पहले दिया था। अजय ने विचारपूर्वक उसकी ओर देखा। अगर निशा के बयान से इंदिरा के बयान की पुष्टि नहीं होती, तब क्या होना था? मैं यह साबित करने की कोशिश कर सकता था कि रणधीर जिस बयान को इंदिरा द्वारा मरने से पहले दिया गया बता रहा था, वो उसकी अपनी मनगढ़ंत कहानी थी जो उसने घटिया ढंग से सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने की खातिर गढ़ी थी। यानी आप भी रणधीर का प्लंदा बांधना चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने जवाब नहीं दिया। इंदिरा ने अपने उस बयान पर दस्तखत नहीं किए थे? अजय ने पूछा। नहीं। उस वक्त वहाँ रणधीर के अलावा और कौन था? आनंद राम के अलावा उसके 2 चमचे और थे। तब तो जाहिर है रणधीर जिस बयान को इंदिरा द्वारा दिया गया बता रहा है वो मनगढ़ंत है। मैं जानता हूँ, मगर इसे साबित करना आसान नहीं है। उस अपार्टमेंट हाउस में रहने वाले 2 व्यक्तियों ने भी इस बयान की गवाही दी है कि इंदिरा ने वो बयान उनके सामने दिया था। आपका मतलब है इस आधार पर रणधीर का बंटाधार करना आसान नहीं है? अजय ने कहा। ठीक है, मैं भी इससे सहमत हूँ, लेकिन अगर आप साथ देने के लिए तैयार हों तो मैं उसका बेड़ा गर्क कराने का मुकम्मल इंतज़ाम कर सकता हूँ। वह तनिक रुक कर बोला। आखिर वह एक भ्रष्ट और बेईमान अफसर है। तुम क्या इंतजाम करोगे? देर तक हिचकिचाने के बाद इंस्पेक्टर ने पूछा। यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर आपको मेरा इंतज़ाम 100% गारंटी शुदा नज़र न आए तो आप उस पर अमल मत करना। अलबत्ता मैं यह ज़रूर चाहूँगा कि आप इंदिरा के पड़ोसियों से पूछताछ करें। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। अजय मुस्कुरा। अब आप यह बताइए, जयनारायण मेहता से संपर्क हुआ है? हाँ, उससे अहमदाबाद में संपर्क हो गया था और वह फ़ोन द्वारा मुझे सूचित कर चुका है कि वापसी ट्रेन से करीब 5 बजे तक पहुंच जाएगा। और सुरेश कोचर, वह आदमी भी मालती का अंकल होने का दावा कर रहा है? सिर्फ दावा ही नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा लगता है वह अंकल था भी। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। उसे वॉच करने वाले मेरे आदमियों ने रिपोर्ट दी है कि पिछली रात अपने होटल पहुंचते ही उसने मुंबई फ़ोन किया था। होटल की टेलीफोन ऑपरेटर ने बीच में चोरी से फ़ोन वार्ता सुनने के बाद बताया कि कोचर को बताया गया है कि उसकी बीवी का कल शाम देहांत हो गया था और उसका साला अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विराट नगर से मुंबई के लिए रवाना हो चुका था।
और क्योंकि कोचर के बारे में किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ है, इसलिए उसे सूचना नहीं दी जा सकी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अजय ने कहा। इसका सीधा सा मतलब है मेहता ने मुझसे झूठ बोला था। खैर, इसका पता तो मेहता के आने पर ही चलेगा। कोचर के बारे में और कुछ मालूम हुआ? कुछ खास नहीं, सिवाय इसके कि वह पहले भी कई दफ़ा विशालगढ़ आ चुका है और होटल अंबर का स्टाफ उससे परिचित है। रिसेप्शनिस्ट का कहना है कि पिछली रात करीब 1 बजे कोचर को मालती द्वारा छोड़ा गया मैसेज मिला था। कोचर का भी यही कहना था, अजय ने कहा। फिर सिगरेट सुलगाने के बाद पूछा, यह पता चला कि वह रात 1 बजे तक अपने होटल से बाहर कहाँ रहा था? नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है वह किसी ऐसी जगह रहा था जहाँ हर किस्म का मौज मेला और मस्ती मारने आदमी चला तो जाता है, लेकिन उस बारे में किसी के सामने कबूल करना वह नहीं चाहता। ऐसी जगह न्यू हेवन क्लब भी हो सकती है। इंस्पेक्टर ने असमंजसतापूर्वक उसे घूरा। वह एक दलाल के साथ वहाँ गया था। और उस दलाल का नाम जोसेफ डिसूजा है। इंस्पेक्टर के चेहरे पर असमंजसतापूर्ण भाव गहरे हो गए। हाँ, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? मालूमात हासिल करने का मेरा अपना तरीका है पाल साहब, अजय ने लापरवाही से कहा। फिर पूछा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, मालती को कैसे पता चला कि उसका अंकल विशालगढ़ में और होटल अंबर में था, ख़ास तौर से उस सूरत में जबकि कोचर के दावे के मुताबिक वह मालती को ढूंढ रहा था और मालती द्वारा फ़ोन करके होटल में उसके नाम मैसेज छोड़ने से पहले तक उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रह रही थी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर जवाब देता, उसके डेस्क पर रखे इंटरकॉम का बजर बजने लगा। उसने रिसीवर उठाकर बटन दबाया और माउथपीस में बोला, यस सर, एक हाथ में विजय मेहता के केस के बारे में आपसे बातें करना चाहता है, दूसरी ओर से कहा गया। भेज दो, कहकर इंस्पेक्टर ने संबंध विच्छेद कर दिया। करीब 30 सेकंड बाद ऊंचे कद, इकहरे बदन और सलीकेदार लिबास वाला जो आदमी भीतर दाखिल हुआ, वह शक्ल सूरत से ही बुद्धिमान नजर आता था। मेरा नाम मनोज प्रभाकर है, वह बोला। मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। तशरीफ रखिए, इंस्पेक्टर डेस्क के सम्मुख पड़ी कुर्सियों की ओर संकेत करता हुआ बोला। प्रभाकर अजय की बगल में बैठ गया। आपकी तारीफ, उसने अजय की ओर संकेत करते हुए इंस्पेक्टर से पूछा। यह मिस्टर अजय कुमार है, खंडर के रिपोर्टर हैं और विजय मेहता के केस में इनका निजी दिलचस्पी है। प्रभाकर तुरंत सतर्क हो गया। हो, आप ही ने लाश को सबसे पहले देखा था? अजय ने सिर हिलाकर हामी भर दी। जी हाँ, और इसी वजह से इंदिरा द्वारा जुर्म का इकबाल किए जाने से पहले तक सस्पेक्ट नंबर 1 मैं ही था। प्रभाकर कुछ नहीं बोला, वह इंस्पेक्टर से मुखातिब हो गया। मुझे कुछ ही देर पहले मुंबई ऑफिस से फ़ोन द्वारा सूचित किया गया है कि हमारी कंपनी ने विजय मेहता नामक एक लड़की का मोटी रकम का जीवन बीमा किया हुआ था। साथ ही मुझे आदेश हुआ है कि उसकी मृत्यु संबंधी तथ्यों का बारीकी से अध्ययन किया जाए। दरअसल यह केस मामूली नहीं है और हमारे लिए पुख्ता तौर पर जानना बेहद ज़रूरी है कि हत्यारान ही हमारी पॉलिसी होल्डर विजय मेहता थी। क्या यह सही है कि वह यहाँ किसी और नाम से रह रही थी? हाँ, वह यहाँ खुद को मालती मेहरा बताया करती थी, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। क्योंकि लेखकों, कवियों,
चित्रकारों वगैरह में उपनाम और छद्मनाम रखने का रिवाज बहुत पुराना है, इसलिए मैं नहीं समझता कि इस वजह से इस केस में कोई पेचीदगी है। लड़की की हत्या के बारे में तो मैं अखबार में भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन उसमें लड़की के बारे में खास जानकारी नहीं दी गई है। आप कुछ बता सकते हैं? वह मुंबई की रहने वाली थी। उसकी उम्र करीब 23 साल थी। बाप का नाम जय नारायण मेहता है। वह मुंबई में किसी मैगजीन का एडिटर है। प्रभाकर ने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। उसे खोलकर कुछ पढ़ने के बाद बोला, यह सब तो ठीक है, अब बात आती है पक्की शिनाख्त की कि हतप्राण मालती मेहरा ही विजय मेहता थी। इस बारे में आपको अजय से बातें करनी होंगी, इंस्पेक्टर ने कहा, क्योंकि वही इकलौता शख्स है जो कसम खाकर कह सकता है कि मालती मेहरा के नाम से जानी जाने वाली लड़की विजय मेहता ही थी। मैं अकेला नहीं, हम 3 शख्स हैं जो पक्की शिनाख्त कर सकते हैं, अजय ने कहा। विजय का बाप जब वह वहाँ आ पहुँचेगा, विजय का फूफा जो वर्षों से उसे जानता था, और मैं उसकी हत्या की जाने से पहले मैं उससे मिला था और बातें भी की थी। मेहता द्वारा दी गई उसकी एक फ़ोटो भी मेरे पास थी, इसलिए इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ, जिस लड़की को मैंने मृत पड़ी पाया था वह वही लड़की थी जिससे मैंने बातें की थी और जिसके साथ डेट फिक्स की थी। विजय के पिता ने कब आना है? प्रभाकर ने पूछा। आज करीब 5 बजे तक। उससे कहाँ मुलाकात हो सकेगी? मैं उससे मुलाकात करा दूँगा। विजया की पॉलिसी का नॉमिनी कौन है? सॉरी, मेरे पास पॉलिसी की कॉपी नहीं है, इसलिए नहीं बता सकता, कहकर प्रभाकर ने पूछा, क्या आप विजय की शिनाख्त की बाबत मुझे अपना एफिडेविट दे सकते हैं? ज़रूर। प्रभाकर खड़ा हो गया। मेरा कार्ड रख लीजिए इंस्पेक्टर। वह अपना एक विजिटिंग कार्ड निकालकर डेस्क पर रखता हुआ बोला, वैसे तो मैं आपसे संपर्क बनाए रखूँगा, लेकिन अगर किसी वजह से आप मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। फिर अजय ने पूछा, आपका एफिडेविट आज ही तैयार हो जाएगा? हाँ, अजय ने कहा। आप बता सकते हैं पॉलिसी है कितने की? 2.5 लाख रुपए की, प्रभाकर ने कहा, और दोनों का शुक्रिया अदा करके बाहर निकल गया। अजय ने गहरी सांस ली। महंगाई के इस ज़माने में भी 2.5 लाख रुपया खासी मोटी रकम होती है पाल साहब, वह बोला। इतनी रकम की खातिर कत्ल भी की जा सकती है, और खड़ा हो गया। जा रहे हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, अजय ने जवाब दिया। कहाँ? एसपी हरबीर सिंह के पास। इंस्पेक्टर ने असमंजसतापूर्वक उसकी ओर देखा। किस लिए? रणधीर का पुलंदा बंधवाने का इंतजाम करने, अजय ने कहा और पलटकर बाहर निकल गया। एसपी हरबीर सिंह से मिलने के बाद अजय निशा के अपार्टमेंट में पहुंचा। डोरबेल बटन दबाने के साथ साथ उसे ऊंची आवाज़ में हाँक लगानी पड़ी। तब कहीं जाकर दरवाज़ा खुला और निशा प्रकट हुई। स्नान आदि से निवृत्त हो चुकने के कारण उसका चेहरा ताज़े खिले गुलाब जैसा नजर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों से चिंता भी साफ झलक रही थी। अजय प्रशंसापूर्वक उसे निहारता हुआ भीतर दाखिल हुआ। निशा ने पुनः दरवाज़ा बंद कर दिया। अजय ने पलंग पर फैला अखबार समेटकर एक तरफ रखा और सिगरेट सुलगाकर इत्मीनान से बैठ गया। ये सब क्या किस्सा है अजय? निशा ने एक कुर्सी घसीटकर
अपने सामने बैठते हुए पूछा। अजय मुस्कुरा। कौन सा किस्सा? देखो, पिछली रात हम दोनों के साथ जो हुआ उसके लिए तो मैं गुनहगार हूँ, निशा ने कहा। मुझे उस कमीने जोसेफ की बात माननी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी निशा। अजय उसकी बात काट कर बोला। जोसेफ की बात मानने के लिए मैंने तुमसे कहा था, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता था, लेकिन इस मामले में हमसे गलती यह हुई कि हमने पूरी सावधानी नहीं बरती और ऐसे चक्कर में फंस गए जिसमें फंसना नहीं चाहिए था। क्या ऐसा सच है मालती का असली नाम विजय मेहता था, और यह भी कि तुम प्रेस रिपोर्टर हो? अजय ने दोनों सवालों के जवाब में सिर हिलाकर सहमति दे दी। हाँ, मैं सिलसिलेवार बताता हूँ, वह बोला। पिछली रात के बारे में तुम्हें कितना कुछ याद है? क्लब में ड्रिंक लेने के बाद कुछ याद नहीं, निशा ने जवाब दिया। लगता है टॉयलेट में पहुँचते ही मैं बेहोश हो गई थी। हमारे ड्रिंक्स में बेहोशी लाने वाली दवा मिली हुई थी। इत्तेफाक से तुमने सारा ड्रिंक ख़त्म कर दिया था, जबकि मैंने उसमें 2-3 सिप लिए थे। मेरे बेहोश होने का क्या हुआ? मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ? पता नहीं तुम्हारे साथ उन्होंने क्या किया। जब मैं तुम्हारी खोज में टॉयलेट्स में पहुंचा तो मेरे सिर पर वार करके मुझे बेहोश कर दिया गया था, लेकिन इनमें से किसी भी काम के लिए जोसेफ जिम्मेदार नहीं था, अजय विचारपूर्वक कह रहा था। मैं समझता हूँ किसी गलत इरादे से जोसेफ ने तुम्हें नहीं बुलाया था। वह भी था क्योंकि तुम्हारा और इंदिरा का बयान उसे मर्डर सस्पेक्ट बना सकता था, इसलिए जुबान बंद रखने की एवज में शायद तुम्हें रिश्वत देना चाहता था, लेकिन उसे तुमसे बातें करने का मौका ही नहीं मिला। इंस्पेक्टर रणधीर ने मुझे देखा और फ़ौरन नतीजा निकाल बैठा कि मैं उसका अहित करने वहाँ जा पहुँचा था। ओहो, लेकिन तुमने उसका अहित क्या करना था? वह मुझसे नफ़रत करता है। उसे डर था कि मैं उसकी शौकत अली के साथ मिली भगत और ड्रग रैकेट में उसकी शिरकत की पोल खोलने विशालगढ़ आया हूँ। निशा की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारा मतलब रणधीर एक भ्रष्ट और बेईमान पुलिस अफसर है और हम दोनों को बेहोश कराने में भी उसी का हाथ था? हाँ। और फिर जब उसे पता चला कि विजय की हत्या के केस में तुम जोसेफ के खिलाफ गवाह हो तो वह और ज़्यादा फिक्रमंद हो गया, क्योंकि वह न्यू हेवन कलम में हिस्सेदार है, और जब कोई ऐसी बात मर्डर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ जाती है तो सारी असलियत खुल जाने का पूरा अंदेशा रहता है। इसलिए उसने हमारे साथ ऐसा खौफनाक सलूक किया था। हाँ, इस तरह वह कच्चे धागे में बंधी तलवार की भांति उन तस्वीरों को मेरे सिर पर लटकाए रहेगा ताकि मैं उसके खिलाफ कुछ न कर सकूं। अगर मैं उसकी धमकी और तुम्हारी बदनामी की परवाह न करते हुए उन तस्वीरों को छप जाने देता हूं, तब भी मुझे खास फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। उस सूरत में जोसेफ के खिलाफ तुम्हारी गवाही में भी कोई दम नहीं रहेगा, क्योंकि उन तस्वीरों के दम पर तुम्हें घटिया और बाजारू औरत साबित कर दिया जाएगा। यानी उन तस्वीरों के ज़रिए हमें ब्लैकमेल किया जाएगा? हाँ, ताकि मैं कुछ न कर सकूं और तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो। अपनी बदनामी की परवाह मुझे नहीं है। चंद पल सोचने के बाद निशा बोली, तुम जो करना चाहो शौक से कर सकते हो। बेकार है, अजय ने कहा। इंदिरा मर चुकी है, इसलिए तुम्हारे बयान की पुष्टि कोई नहीं कर सकेगा, और तुम्हारे बयान पर यकीन कर भी लिया गया तब भी क्या होगा? तुम्हारा बयान इंदिरा और जोसेफ दोनों के खूनी होने का संकेत करता है, और इंदिरा मरने से पहले ही अपने जुर्म का इकबाल कर चुकी है।
मैं नहीं मानती कि इंदिरा ने ऐसा कोई बयान दिया होगा, निशा ने विश्वासपूर्वक कहा। मुझे तो इसमें इंस्पेक्टर रणधीर की कोई चाल लगती है, फिर भी इसे गलत साबित करना आसान नहीं है। निशा कुछ नहीं बोली। अजय कुछ देर खामोश बैठा सोचता रहा, फिर पास रखे टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। उसने शिशिर कुमार सरकार का नंबर डायल किया। नमस्कार दादा, अजय बोला हूँ। संबंध स्थापित होने पर सरकार का स्वर पहचानने के बाद वह बोला, काम हो गया? हाँ, दूसरी ओर से कहा गया। क्या रिपोर्ट है? अजय ने उत्तेजित स्वर में पूछा। बोतल के बीच वाले भाग पर 2 तरह के फिंगरप्रिंट्स हैं। उनमें एक तरह के ज़्यादा हैं और दूसरे कम। ज़्यादा वाले अनुमानतः किसी आदमी के होने चाहिए और कम वाले किसी स्त्री के। अजय समझ गया वे दोनों उसके अपने और विजय उर्फ मालती के ही उंगलियों के निशान हो सकते थे। उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बोतल की गर्दन पर उंगलियों के निशान नहीं मिले दादा? उसने उत्सुक आतुरतापूर्वक पूछा। मिले हैं, लेकिन एकदम साफ नहीं हैं। वैसे सब एक ही व्यक्ति के हैं? हाँ। किस हद तक साफ नहीं है? क्या उन्हें शिनाख्त के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? मैंने उन फिंगरप्रिंट्स का पार्शियल सेट बना लिया है। उससे पक्की शिनाख्त की जा सकती है। बोतल पर पाए गए तीनों प्रिंट्स के एनलार्ज सेट बना सकते हैं आप? बिल्कुल बना सकता हूँ। कितनी देर लगेगी? करीब 2 घंटे में तैयार कर दूँगा। थैंक यू दादा, मैं मदन लाल को भेज दूँगा। आप फिंगरप्रिंट्स सेट्स, बोतल वगैरह सब उसे दे देना। दे दूँगा। कोई और हुक्म है? क्यों शर्मिंदा करते हो दादा? मैं आपसे सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ। खुरापाती होने के बावजूद तुम लायक लड़के हो, लेकिन इस सिलसिले में एक अहम बात तुमने नहीं पूछी। क्या? बोतल की गर्दन पर पाए गए निशान आदमी के हो सकते हैं या औरत के? ओह, मैं वाकई पूछना भूल गया था दादा, अजय ने कहा। फिर उत्साहपूर्वक पूछा, अब बता दीजिए। मेरी नॉलेज और तजुर्बे के मुताबिक वे निशान किसी औरत की उंगलियों के नहीं होने चाहिए बरखुरदार। यानी खूनी कोई औरत नहीं है। खूनी कौन है यह जानना या पता लगाना तुम्हारा काम है। अलबत्ता उन निशानों की अभी तक की स्टडी से लगता है कि खूनी दस्ताने पहना था। तो फिर उसकी उंगलियों के निशान मर्डर वेपन यानी बोतल पर कैसे छप गए? मेरा अनुमान है वे दस्ताने या तो बहुत ही पतली रबड़ के बने थे या फिर जगह जगह से फटे हुए थे। अजय ने चंद अक्षण कुछ सोचा, फिर पूछा, उन फिंगरप्रिंट्स की और स्टडी करके कुछ और भी पता लगाया जा सकता है? शायद। कितना वक्त लग जाएगा? इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर कैसे बात बनेगी दादा? उन प्रिंट्स के सेट की एक कॉपी अपने पास रखकर बाकी तमाम चीज़ें मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। उस सेट की स्टडी से अगर कुछ और पता चला तो तुम्हें बता दूंगा। इतना बता तो तुमसे कहाँ संपर्क किया जा सकता है? मेरा कोई ठिकाना नहीं है दादा, मैं खुद ही आपको कांटेक्ट करता रहूँगा। ठीक है। अजय ने एक बार फिर सरकार का शुक्रिया अदा करके संबंध विच्छेद कर दिया और मदन लाल को फ़ोन करके हिदायत दे दी कि वह 2 घंटे बाद सरकार के पास जाकर उसकी दी हुई चीज़ें निशा के अपार्टमेंट पर पहुंचा दे। निशा का पता बताने के बाद उसने रिसीवर यथास्थान रख दिया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में खास किस्म की ऐसी चमक थी मानो वह किसी सही निश्चय पर पहुंच गया था। क्या बात है? निशा ने पूछा। बड़े खुश नज़र आ रहे हो। अब मुझे काफ़ी हद तक यकीन हो गया कि इंदिरा के इकबालिया बयान का सारा किस्सा मनगढ़ंत है, अजय ने कहा। खाली यकीन से क्या होता है? निशा ने पूछा। साबित कर सकते हो।
साबित करने की कोशिश की तो जा सकती है, अजय विचार पूर्वक बोला, मगर उसमें एक रिस्क है। क्या? अगर मेरी कोशिश का रणधीर को पता चल गया या मैं कोशिश में कामयाब नहीं हुआ तो वह उन फोटोओं को अखबार में छपवा देगा और तुम मुफ्त में बदनाम हो जाओगी। मेरी फिक्र मत करो। अजय ने हैरानगी से उसे घूरा। क्यों? बताती हूँ। पहले यह बताओ, क्या तुम समझते हो कि मालती की हत्या इंदिरा ने की थी? नहीं। तब तो सीधी सी बात है, हमारे सामने और कोई चारा नहीं है। लेकिन अजय ने प्रतिवाद करना चाहा। लेकिन को गोली मारो, निशा ने उसकी बात काटते हुए कहा और पलंग पर उसकी बगल में आ बैठी। देखो अजय, मैं न तो नासमझ हूँ और ना ही किसी किस्म के स्कैंडल की कोई परवाह मुझे है, क्योंकि न तो मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में हैं और न ही और कोई नज़दीकी रिश्तेदार। इसलिए मेरे खिलाफ उठे किसी स्कैंडल से किसी को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। उसने अजय का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं अपने दम पर अपने ही ढंग से जीने की आदी हूँ। स्कैंडल के डर से मुझे कोशिश करने से मना करने का मतलब होगा हमेशा के लिए अपनी ही निगाहों में गिर जाना। क्या तुम चाहते हो कि ज़िंदगी भर मेरी अंतरात्मा एक भारी बोझ के तले दबी कराती रहे? हर वक्त यह एहसास मुझे कचोटता रहे क्योंकि मैं रिस्क लेने से डर गई थी। इसलिए एक हत्यारा अपने किए की सज़ा पाने की बजाय सीना ताने खुला घूम रहा है। नहीं अजय, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अजय प्रशंसा पूर्वक उसे निहारने लगा। ऐसा न करने की वजह यह भी है कि इंदिरा मेरी सहेली थी, निशा ने कहना जारी रखा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वह न तो किसी की हत्या कर सकती थी और न ही वह निराश होकर खुदकुशी कर सकती थी। यानी उसकी हत्या की गई थी। बेशक, मेरा भी यही विचार है, अजय गंभीरतापूर्वक बोला। और हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ इंदिरा की हत्या जोसेफ ने ही की होगी। लेकिन यह भी साबित नहीं किया जा सकता, निशा ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। अजय ने जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर ऐसे भाव नज़र आ रहे थे मानो अचानक कोई बहुत ही अहम बात उसे सूझ गई थी। वह खड़ा हो गया। यहाँ से विराटनगर के लिए एसटीडी कोड क्या है? उसने पूछा। निशा ने बता दिया। अजय ने पुनः टेलीफोन रिसीवर उठा लिया। कोड नंबर डायल करने के बाद उसने थंडर का नंबर डायल किया। लाइन बिजी थी। करीब 10 मिनट तक ट्राई करने के बाद संबंध स्थापित हो गया। रिसेप्शनिस्ट का टेलीफोन ऑपरेटर। सलमा जैदी को अपना नाम बताने के बाद अजय ने ट्रेनी रिपोर्टर विमल से बातें करने की इच्छा प्रकट की। जवाब में होल्ड करने के लिए कहा गया। चंद अक्षणोपरांत लाइन पर विमल का परिचित स्वर उभरा। हेलो बॉस, तुम्हारे एडिटर दोस्त जयनारायण मेहता की बेटी विजय की एक फ़ोटो चाहिए विमल। अजय ने कहा। मिलेगी? विजय की एक फ़ोटो तो उसने आपको दी थी बॉस, वो गुम हो गई, दूसरी चाहिए। लेकिन मेहता तो कल शाम वापस मुंबई चला गया। यह मुझे भी पता है, अजय तनिक चिड़े स्वर में बोला। तुम फ़ोटो के बारे में बताओ। लाइन पर देर तक मौन छा रहा। फिर विमल की आवाज़ सुनाई दी। फ़ोटो मिल जाएगी बॉस। कैसे? तुम्हारे पास है? यस बॉस। अजय चौंका। तुम्हारे पास कहाँ से और कैसे आ गई? इत्तेफाक से। क्या मतलब? कोई 5-6 महीने पहले एक बार विजया अपने बाप से नाराज़ होकर कहीं चली गई थी। उसके जाने के 3 दिन बाद मेहता ने डाक द्वारा उसकी एक फ़ोटो उसे खोजने संबंधी प्रार्थना के साथ मुझे भेजी थी। अब मगर इत्तेफाक से विजया उसी रोज़ दोपहर में वापस लौट आई। मेहता ने तुरंत दूसरे पत्र द्वारा यह सूचना भी मुझे भेज दी। उसके द्वारा पोस्ट किए गए दोनों खत में फ़ोटो मुझे एक ही दिन में प्राप्त हुए। मैंने खत तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिए और फ़ोटो को अपनी एक किताब में रख कर भूल गया। फिर जब महीने भर पहले मेहता विराटनगर आया तो उसने मुझसे उस फ़ोटो के